नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किया है, तो उसका हम लोगों ने पहला सेट सफलतापूर्वक डिस्कशन कर लिया है। हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट का आज दूसरा पार्ट डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 पहले ही यूट्यूब पर डिस्कस कर चुके हैं। अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पर जा कर के आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एईडीओ परीक्षा के लिए आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत है और जो प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बनेंगे उसकी वो आपके दायरे में रहे। चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, आज 51 से शुरू करना है, 100 तक जाना है। तो इसमें 51 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके भाग 4A के 51A में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की जानकारी दी गई है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है कुल मिलाकर के। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था। इसमें बात करना है कि कौन मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी का भाग है, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। आर्टिकल 50 में हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, हाँ, ये आपका मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी आपका आर्टिकल 45 के अंतर्गत मूल अधिकार दिया गया है। ये डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और आर्टिकल 21 में जाएंगे तो ये आपका मूल अधिकार का भी हिस्सा बन जाता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आर्टिकल 17 में है। ये आपका मौलिक अधिकार का भाग है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन बी जो था, संस्कृति की सुरक्षा करना, वो आपका मौलिक कर्तव्य था। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज प्रणाली किसके अंतर्गत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। तो आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी का, ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। उसमें 6 प्रकार की जो मौलिक अधिकार है, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये आपके 12 से 35 में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 54 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि की चर्चा करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की पदावधि की चर्चा आर्टिकल 156 में है। आर्टिकल 153 राज्यपाल का कार्यालय, यह भी सही है। आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी सही है। आर्टिकल 155 राज्यपाल को हटाना, आर्टिकल 155 जो है राज्यपाल को हटाने का नहीं है, ये किसके लिए है? आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए है। तो ये आपका गलत है, बाकी 3 सही सुमेलित है। तो आर्टिकल, अगर राज्यपाल को हटाने की बात करें तो राज्यपाल हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में राज्यपाल को हटाने की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9A। भाग 9A जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये कब आया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो आया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाग 9A में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है।
अगर अन्य की बात करें तो भाग जो 6 लिखा है, भाग 6 ये किससे संबंधित है? तो राज्य से संबंधित है। भाग 9A, भाग 9A 2 बार लिख दिया है, तो भाग 9A इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये चाहिए। यहाँ पर अगर डिस्कस करें भाग 12 की, भाग 12 क्या है? तो भाग 12 आपका वित्त, संपत्ति और संविदा, वित्त, संपत्ति और संविदाएं उससे संबंधित है भाग 12। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 जो है ये दोनों आपके न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तथा आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 13 ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसों की सूची में देखते हैं तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया, ये आपके सभी ग्रीन हाउसेस गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं जिसमें एक दूसरे से सब संबंधित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल ऑप्शन ए, यानी कि पारितंत्र। पारितंत्र जो है इकोसिस्टम, इसमें सभी जीवित जातियां एक दूसरे को परस्पर संबंधित रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? किसमें जैव विविधता अधिकतम होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह पृथ्वी के सबसे बड़े बायोमों में से एक होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए यानी कि मैनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नतांगकी नेशनल पार्क। नतांगकी नेशनल पार्क ये आपका कहाँ है? तो ये आपका नागालैंड में आता है, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से यानी कि राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? राज्य स्तरीय जो समिति है उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? यहाँ कुछ यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ मिसिंग के मतलब में देखते हैं कि जो गीधों के संरक्षण के लिए यहाँ लिखा हुआ है, गीधों के संरक्षण के लिए, गीधों के संरक्षण के लिए, गीधों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो गीधों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति जो है आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो गीध है, जो डाइक्लोफेनॉक जो रसायन होता है उसके जो इसमें संग्रहण के कारण इसकी मृत्यु बढ़ती जा रही है, तो इनके जो जनसंख्या है लगातार घटती जा रही है, तो इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला है, केरल की शांत घाटी, केरल की जो शांत घाटी है साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों? किसके लिए संरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। पौधों और जानवरों की जो दुर्लभ प्रजाति है साइलेंट वैली में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए यह संरक्षित है। जो साइलेंट वैली है केरल में तो है, यहाँ पर लिखा हुआ है केरल, इसमें कम से कम 175 पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है, जबकि 41 प्रजातियां स्तनधारियों की पाई जाती है और तितलियों की 164 से अधिक प्रजाति है, जबकि सरीसृपों की 49 है। उभयचर की 47 है और पतंग कीट पतंग की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो साइलेंट वैली कब जंगल में आरक्षित किया गया था? तो 1914 में, और 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा केरल के शांत वैली घाटी के बारे में। अगला है कि CAA के अंतर्गत,
CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनगणना विभाग द्वारा। जनगणना विभाग ये प्रक्रिया करता है। अगला सवाल है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? किस उत्तर पूर्वी राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम में है जो जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण पाया जाता है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ पर कितना था? 2011 की जनगणना में 94.4% था यहाँ पर संकेंद्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? ये जनगणना से सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में। तो बीपीएससी द्वारा जो जनगणना के सवाल पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल के टॉपिक में हमने कवर कराया है, जो बीपीएससी टियर 4 के लिए भी और एईडीओ परीक्षा साथ ही साथ बीएसओ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। बिहार स्पेशल के जो थंबनेल से बना हुआ है वहाँ पर मिलेगा। 65 नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य है सर्वाधिक शहरीकरण या नगरीकरण में? तो गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। कितना है? तो 62.17% है गोवा में शहरीकरण। अगर गोवा की बात करें तो जो एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा पहला राज्य था। क्षेत्रफल के मामले में गोवा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, तो यहाँ पर एक समान नागरिक संहिता लागू था पहले। वर्तमान में उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। अगला सवाल है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है? विश्व का छत यानी कि विश्व का पठार या विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है इसको विश्व के छत के रूप में संबोधित किया जाता है। पामीर पठार का ऊंचाई कितना है? तो 5000 मीटर। 5000 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार से यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पंपास। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जबकि जो उत्तरी अमेरिका के घास और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो मैदान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका में तो उसको प्रेयरी बोलते हैं। और वेल्ड जो है आपका अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका और जो स्टेपीज है आपका यूरोप में पाया जाता है। यूरोप, पंपाज आपका दक्षिण अमेरिका, प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका। और अन्य की बात करें जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये घास का मैदान काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसी में से पूछे जाता रहता है। अगला है कि ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? ब्राजील के पास के जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है यानी कि वही घास का मैदान ही पूछा है, कंपोज इसको बोलते हैं। ब्राजील के पठार के पास घास के मैदान जो है तो कंपोज बोलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है सवाना घास का मैदान जो है। डाउन्स आपका ये बताया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड आपका अफ्रीका में, पंपाज आपका दक्षिण अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशिया महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? वायुमंडल अपना अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। जो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे आती हैं उससे अपनी वायुमंडल सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से पृथ्वी हमारा गर्म हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? वायुमंडल के परत का सही क्रम लगाना है, कौन सा सही है? तो शुरू से करना है और अंत तक जाना है, यानी कि क्षोभ मंडल पहले आता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बाहरी मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाहरी मंडल। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है 72 नंबर की कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है पूछा, कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगल, यानी कि जो मंगल है आपका बृहद ग्रह नहीं आते। सौर मंडल में आकार यानी कि सबसे बड़े से छोटे क्रम के आधार पर 4 बड़े ग्रह बताए गए हैं। कौन कौन 4 बड़े ग्रह हैं, तो वो आपका है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, वरुण और एक है अरुण। ये 4 आपका बृहद ग्रह है, जबकि ये कौन सा ग्रह है, छोटे ग्रह की सूची में आता है मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए साउथ बिहार में जो पाया जाता है कैमूर का पठार, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पूछते रहता है, तो एडीओ के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चूना और पत्थर के लिए। कैमूर का पठार जो है विंध्यन श्रेणी का पठार है, तो उसमें चूना पत्थर की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं ऑप्शन, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, तो ये सही है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब सही है, सब विशेषता है, ऑप्शन ई। अगला देखते हैं, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है। जीवी त्रिवार्था जो है जलवायु वैज्ञानिक है, ये भारत में जलवायु के जो वर्गीकरण किए हैं उसके आधार पर बताना है कि एएम जो है एएम प्रकार की जलवायु क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को एएम प्रकार की जलवायु के नाम से डिनोट किया गया है, किसके द्वारा, तो त्रिवार्था के अनुसार। त्रिवार्था ने 6 प्रकार के जलवायु क्षेत्र को वर्गीकरण किया था दुनिया में, उसमें से एएम जो है पश्चिमी घाट को दर्शाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर है मैंगो शावर। ये भी बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है। जो केरल के तट पे जो वर्षा होती है केरल कर्नाटक, उसको क्या बोलते हैं, मैंगो शावर बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। जबकि नॉर्वेस्टर क्या है, तो ये आपके पूर्वोत्तर भाग में बहने वाली हवाओं को नॉर्वेस्टर बोला जाता है। जो चेरी ब्लॉसम है या ब्लॉसम शावर है, इसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक में काफी वर्षा के लिए इसको जाना जाता है। जबकि बंगाल में जो है इसी हवाओं को, इन्हीं सब हवाओं को क्या बोलते हैं, काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला है 77 नंबर की भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना है, 4096, यानी कि 4096 वर्ग किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी तक सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करता है यमुना नदी। जो यमुना नदी है दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है चुम्बा घाटी स्थित है। चुम्बा घाटी कहाँ स्थित है, तो चुम्बा घाटी आपका सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। सिक्किम और तिब्बत के बीच पड़ने वाले घाटी को चुम्बी घाटी के नाम से जानते हैं। चुम्बी घाटी सिक्किम के जेलेपला और तिब्बत से तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा ये। जबकि भारत में अन्य प्रमुख दून घाटियों के नाम बताएं तो कांगड़ा घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, ये सब अन्य घाटियां हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जानते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग, ध्यान रखिएगा ये सब, भारत का मार्टिन लूथर किंग। अगला सवाल है 81 नंबर की किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है। किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है, तो इसका सही उत्तर है रमाबाई। यानी कि इनको क्या नाम दिया जाता है, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोगरे के घर में हुआ था।
इन्हें पंडिता रमाबाई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। कब? 1882 में। आर्य महिला सभा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई। कब? 1882 में। अगला सवाल है मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मराठा और केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके उदारवादी किस्म के नेता न होकर के उग्रवादी किस्म के नेता थे, यानी कि गरम दल से संबंधित है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मराठा किस भाषा में आता था? तो मराठा आपका आता था अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी जो आता था आपका अंग्रेजी भाषा में। केसरी जो है आपका मराठी भाषा में, और जो मराठा है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ से इसको लिया गया। इस वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती हमने बताया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने की है। सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नों का संग्रह है। अगला सवाल है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? पीर अली जो पटना में पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने 1857 के समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था। तो पूछा है कि डेट क्या था? तो ये डेट था आपका जुलाई 1857, यानी कि 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे आरा से नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्होंने 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के साथ बहादुरी के साथ युद्ध किया। और अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो लीग ग्रैंड के साथ। ये बीपीएससी 71वीं में पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह की अंतिम युद्ध किसके साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है लीग ग्रैंड, यानी कि वीर कुंवर सिंह ने इस ऑप्शन के हिसाब से सही। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर। अगला है मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था। मुहत्तसिब क्या है मुगल प्रशासन के समय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी को क्या बोलते हैं? मुहत्तसिब। मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी को मुहत्तसिब के नाम से जाना जाता है। अगला है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। मीर सैयद अली जो है इन्होंने चित्र बनाया था हुमायूं के समय। ये कलाकार थे। उस समय एक और कलाकार हुआ करते थे ख्वाजा अब्दुल समद। ये जो अब्दुल समद है ये भी आपके हुमायूं के समय के ही कलाकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? कौन से वो मुगल बादशाह थे जिन्होंने फरमान जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फर्रुखसियर जो थे, इन्होंने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए फरमान जारी किया था। इसे गोल्डन फरमान के नाम से भी जाना जाता था। इसको सुनहला पत्र 1717 में ये प्रदान किया गया था। 1717 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सल्तनत के सिक्के टंका ससगनी जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये आपके चांदी और तांबा के बने होते थे। ये जो सल्तनत काल के सिक्के थे टंका ससगनी जीतल, ये चांदी और तांबा के बने होते थे। अगला सवाल है कि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों सफल नहीं हो पाई थी? तो इसका सही कारण क्या था? उच्च वर्गों को स्त्री शासन नापसंद था। उच्च वर्गों को स्त्री शासन जो था पसंद नहीं था, इस वजह से सफल नहीं हो पाई। उनका रजिया सुल्तान जो है एकलौता महिला शासक बनी थी गुलाम वंश में। इन्होंने अल्तुनिया से विवाह किया था
पुरुष की तरह व्यवहार करती थी, वो पुरुषों की समान ही पगड़ी में पहुंच जाती थी अपने सभा में। अपने कट्टर धार्मिक विश्वास के लिए भी जानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो वह शासक था आपका बलबन। बलबन जो था रक्त और लौ की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किंगशिप सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप में राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था और स्वयं को जिले इलाही के नाम से संबोधित करता था। तो ध्यान रखिएगा, बलबन बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। बलबन पर जितना हो सके आप लोग पढ़ लीजिए। अगला सवाल है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम तराइन की युद्ध में किसको पराजित किया था, तो वो किया था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, जबकि यही मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में, ये 1191 में हुआ था। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जबकि 1194 में जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है। देखिए 4 प्रकार के वेद हैं, उसमें यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद आते हैं। इसमें सबसे पुराना जो है आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 10 मंडल है इसमें, 10 मंडल, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। और इसमें 1580 यानी कि 10,580 ऋचाएँ हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी में। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है सूर्य को समर्पित है और 9वां मंडल सोम को। इसके उद्गाता को क्या बोलते हैं, तो इसके उद्गाता को होत्री बोलते हैं। होत्री, जो इसका गायन करते हैं उसको होत्री के नाम से जानते हैं। अगला है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के पुरोहित है, तो इसका पुरोहित है 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया गया। उसमें अर्धवायु हो गया, पोता हो गया, निंटा हो गया, ब्रह्मा हो गया, प्रशस्ता हो गया और अग्नित। ये कुल 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है। अगला है कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो ऊपर ही हमने चर्चा किया वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद आपके 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले। जूते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला हुआ है, तो ये आपका कालीबंगा से मिला हुआ है जूते हुए खेत का प्रमाण। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कालीबंगा है। और इसका जो कालीबंगा है, कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था किसके समय में हुआ था, किसने करवाया था, तो अमलानंद घोष ने करवाया था 1952 में। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा। अगला सवाल देखते हैं, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। कितने वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 900 वर्ष। 900 वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताया है किसने, IIT खड़गपुर में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला और इस सीरीज का लास्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे कि आप लोग इसी YouTube चैनल की इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। जब हम तीसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर बता करके तीसरे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और AEDO परीक्षा में अंतिम सफलता के लिए सीरीज को लगातार देखिए, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।